अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि इस्लामपुरा के इलाके में एक मां को कत्ल कर दिया जाता है। और मां को कत्ल करने वाला कौन है? एक सौतेला बेटा और उस मकतूला का दामाद और उसकी बहू। ये मामला है क्या? किस तरह से एक खातून को कत्ल करने का मंसूबा इंतहाई करीबी रिश्तेदार बनाते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। इस्लामपुरा के इलाके में एक खातून का घर में जो है वो कत्ल होता है और उस कत्ल के बारे में पहले तो ये पता चलता है घर वालों को कि वो खातून जो है वो बाथरूम में गिरती है और ज़ख्मी होने की वजह से उसका खून बहता है और वो जानवर नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद किन बातों पे घर वालों को शुबा होता है कि इनकी माँ को जो है कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाले एक सौतेला बेटा शामिल है, दामाद जो है वो शामिल है और इसके साथ एक बहू भी शामिल है। बड़े करीबी रिश्तों ने कत्ल किया मकतूला को। ये वारदात कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, ये इनके जो केस के मुद्दई हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बेटे भी हैं मकतूला के कि वाक़या हुआ क्या। अच्छा जी भाई, ये बताएं कि कैसे कत्ल होता है, क्या होता है और किस तरह से कत्ल की वारदात होती है? बहनोई मेरे की मुझे कॉल आती है, ऑफिस में मैं होता हूँ अपनी, कि मामा वॉशरूम में गिर गई हैं। मैं सीधा घर की तरफ आ रहा होता हूँ, रास्ते में मुझे फ़ोन आ जाता कि अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा रिश्तों को क्लियर करें कि आपका सौतेला भाई भी कोई है? मुलज़म है, 3 है जिन पे 302 FIR नामजद हो गए हैं, बंदे भी अरेस्ट हो गए हैं। एक मेरी बीवी है। आपकी बीवी है? हाँ, मेरी अम्मी उसकी फुफ्फो लगती थी, मेरे बड़े मामू की बेटी है। ठीक है। एक मेरा बहनोई है, बहनोई छोटी सिस्टर है, इनकी डिलीवरी भी है हफ्ते तक। अच्छा। मेरी बहन की शादी एक साथ हुई थी 1 साल पहले जुलाई में। ठीक है। मेरी बीवी की अगले महीने डिलीवरी है। मामला ये हुआ था कि मेरे बहनोई के और जो तीसरा मुलजिम है वो सौतेला भाई है, हमजा। आपका सौतेला भाई, उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र है 20 साल तकरीबन। अच्छा, 20 साल। 20 साल है। 19-20 साल है। अच्छा, आप बताएं कि आपको फ़ोन आता है? फ़ोन आता है मुझे कि मामा वॉशरूम में गिर गई हैं। मैं घर के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में मुझे फ़ोन आ जाता है कि आप सीधा मुंशी हॉस्पिटल आ जाइए। मुंशी हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस भी आ जाती है। तो वालदा मेरे का जिस्म ठंडा होता है और मुँह पे कपड़ा दिया होता है। माइंड ऑफ हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि 3-4 घंटे पहले मेरी वालदा से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। मैं ऑफिस पे जाने से पहले अपनी वालदा से मिलकर गया हूँ। सुबह आई हैं मेरे कमरे में, मेरे माथा चुमाया। डेली की उनकी रूटीन थी, जब मैं नमाज़ पढ़ती थी मेरे कमरे में आके डेली वो मेरा माथा चूमती थी मेरी वालदा। कुछ समझ नहीं आ रहा। बहनों से पूछा क्या हुआ जी, वो हमजा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं घर आया हूँ तो अम्मी अंदर बेड पे गिरी हुई हैं। तो उनको मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे बोला उस्मान बाहिर। तो मैं उनको बेड के ऊपर बैठाया, उसके बाद मामा नहीं बोले तो मैंने फ़ौरन आपको कॉल कर दिया। तो मैंने कहा मेरी बीवी किधर थी? उसने बोला वो बेड पे बेहोश पड़ी हुई थी। हमजा से मैं पूछता हूँ तो हमजा कहता है भाभी जो है पेटी के पास बेहोश पड़ी हुई थी। मैं बाहर से आता हूँ तो मामा उधर बेड के पास गिरी पड़ी हैं। तो मैं उसके बाद उस्मान भाई को फ़ोन करके बुलाता हूँ। हम डेड बॉडी मुंशी हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं। सारी रात डेड बॉडी इधर रहती है। अगले दिन हम सुबह 10 बजे तदफीन कर देते हैं। हमें एंड टाइम तक यही बताया हुआ था कि वालदा वॉशरूम में गिरी हैं। ठीक है। हम तीनों बहन भाई अपनी वालदा के पास ही बैठे रहे हैं। ठीक है। अगले दिन तदफीन से जब फारिग होते हैं तो मेरा जो बहनोई है वो मेरे स्टेप फादर को ना साइड पे बुला के एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, उनके कानों में हैंड फ्री लगा के। उस रिकॉर्डिंग में मेरी बीवी और मेरा जो सौतेला भाई है वो मेरी वालदा को कत्ल करने का इरादा की प्लानिंग बना रहे हैं। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में क्या कहते हैं? उस रिकॉर्डिंग में हमजा मेरी बीवी से कहता है कि भाभी बंदे का कदों रेंज करेंगी। मेरी बीवी कहती है मैं उनका घर जान देंगे तो मैं बंदे का रेंज करेंगी, या कह रहे हैं छिले से जाना, जो तेरा छिला पेगा असी उदों जाना, उस तो पहले मैं जान नहीं दे रही। ठीक है। हमजा कहता असी बंदे का रेंज किया है, वो कह रहे हैं चुक के मार के तो सुट देंगे तो आप अपनी गल ते पक्किया रहना है। तुम भी सुखी हो जाएंगी, मैं भी सुखी हो जाऊँगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग है, वो पुलिस के पास भी दे दी है।
तो दूसरा हमजा की एक और रिकॉर्डिंग आती है जिसमें वो उस्मान से कह रहा है कि इन्हें मेरी मां को करंट ला के मारिया ही। उस्मान कौन है? उस्मान मेरा बहनोई है। बेनोई है, हाँ ठीक जी। है। हमजा उसे कह रहा है कि इन्हें मेरी मां को करंट ला के मारिया सी, तो मैं भी इन्हों करंट ला के मारना। हमजा की उस मेरी बीवी की जब रिकॉर्डिंग उस्मान सुनाता है तो हमारा माइंड मेरी बीवी और हमजा की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मालूम। तो इसके अब तहकीक करते हैं। कब्रस्तान मैं कुल्लों वाले दिन जाता हूँ, कुल शरीफ से फारिग होकर अपने मामू के साथ, तो वहाँ मेरा बड़ा साला आ जाता है बाबर अली। बाबर मेरे पीछे आता है और मुझे आके कहता है कि यार नमान तेन पता तेरी मां नाल की होया? मैं कि मेरी मां का मर्डर होया। कहना मतलब तेन पता चल गया? मैं कहा हाँ मैंने पता चल गया। कहता किन्ने किया? मैं कहा हमजा ने किया। सुतेले भाई ने? हाँ सुतेले भाई ने। तो बाबर कहता ये एक बंदा होर है। मैं कहा कौन? कहता तेरा बहनोई उस्मान। तो मैं ना ज़मीन पे गिर जाता हूँ। अच्छा। मैं कहता नहीं तू झूठ बोल रहा है। घर के बाहर उस दिन अदर प्लेस पे मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी सालियाँ, मेरे साले सारे आते हैं। मैं और मेरे छोटे मामू हम वहाँ पे मेरी बीवी को बुलाते हैं किसी के घर में। मेरी बीवी वहाँ पे अपने पेट पे हाथ रख के कुरान पाक की कसम खा के मुझे बताती है कि सारा कुछ ना मेरी आंखों के सामने हुआ। तो मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मेरी अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था तूने तब क्यों नहीं बताया? तो कहती मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बताया, हमजा और उस्मान ने बोला अगर तूने ज़बान खोली तो हम तुझे भी मार देंगे। ये मेरी बीवी मुझे बताती है। ठीक है। तो बताती इस तरह कि मैं किचन में बर्तन धो रही थी, उस्मान आया। उस्मान बाहर से आया, मेरे बालों से पकड़ के उसने कमरे में फेंका और अम्मी सोए हुए थे। मेरी माँ को सोए उठा के सहन में ला के सर पे जूतियाँ मारनी शुरू कर देती। मेरी बीवी के बकौल सर पे जूतियाँ मारते हैं। मैं उनके पाँव पाड़ जाती हूँ, मेरी अम्मी को ना मारें। उसके बाद अंदर कमरे में ले जाते हैं। उस्मान सर पे 2 डंडे मारता है। 15-20 मिनट मेरी अम्मी की चीखों की आवाज़ें आती हैं। मैं कहा तू किधर होती है? इन्होंने मुझे कमरे में बंद किया होता। मुझे कहते हैं बाहर निकली तो तुझे जान से मार देंगे। जबकि मेरे कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है जो गराज की तरफ जाता है और एक खिड़की है। खिड़की खोल के ये किसी भी शोर शराबा कर सकती थी। तो मुझे कहती मैं डर गई थी। इन्होंने बोला अगर किसी को बताया, मैंने बड़ी बचाने की कोशिश की, मम्मी को नहीं बचा सकी। तो मैंने कहा तू अब क्यों बता रही है? अब तुझे किसी का डर नहीं है। तो वो चुप कर जाती, आगे से कुछ कहती नहीं है। हमजा से घर में आके मेरे मामू और मेरे स्टाफ फादर तफ्शीश करते हैं। घर में आके शक की बिना पे उसको कमरे में ले जाके कि सानू सारा तेरे पता लग गया, जो तू कीता तो सच दस देंगा तो तेन छड्ड देंगा, झूठ बोलेंगा तो पुत्र तेरी जान नहीं छुटनी। हमजा हमें 110 A to Z ईची बीची बता देता है कि हम 3-4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे मेरी वालदा को कत्ल करने की। ठीक है। ठीक है, वो सब कुछ मेरे मामू और अपने वालद को बताता है कि हम प्लानिंग कर रहे थे। 3-4 दिन से हम ये कत्ल का जो है ना हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन घर में कोई ना कोई आ जाता था। मेरी अम्मी को डेली दोपहर के टाइम नींद की गोली दी जाती थी दूध में। तो उस दिन भी मेरी अम्मी को नींद की गोली दी हुई थी। हमजा बताता है कि उस्मान भाई से सारी बातचीत करके हम आते हैं। तो मारना क्यों चाहते थे? क्या था ऐसा? मारना ये चाहते थे, जो हमजा ने बताया है वो घर पे नहीं बता रहा था, पुलिस थाने से जाकर उसने तफ्तीश के दौरान बताया कि मेरी मिसिस के और मेरे बहनोई के कुछ न ताल्लुकात थे जो मेरी वालदा को इल्म हो गया था। अच्छा। और मेरी वालदा को समझाने, मेरी वालदा ने उनको, मेरी बीवी को समझाने की भी कोशिश की। अच्छा, लेकिन आपको नहीं बताया? मुझे नहीं बताया। मेरी बीवी को मेरी वालदा ये कहती हैं कि मेरे बेटे को पता चल गया ना, उसने तुझे छोड़ देना है। तो बच्चे तेरे घर भी महीने बाद खुशी आने वाली है, मेरी बेटी के घर भी 10-15 दिन तक खुशी आने वाली है। तो वो जुआई भाई है, उसको मैं खुद समझाऊंगी, तू उस घर की बड़ी बहू है, तू ये हरकत तुझे जेब नहीं देती। तो मेरी अम्मी हाथ जोड़ती हैं। तो बाद में वो मेरी अम्मी को कहती है कि तू अपनी ज़ुबान बंद रखी, मेरा घर कभी भी ख़राब नहीं होएगा, जो करेंगी तू करेंगी। ये बात होती है। मेरी अम्मी को ये हमजा और मेरी बीवी कमरे से लेकर आते हैं, नींद नशा दिया हुआ उस्मान घर के अंदर होता है। अच्छा, आपकी बीवी और आपके बहनोई के तो नाजायज़ ताल्लुकात थे जी, तो आपका सुतेला भाई वो उनका साथ क्यों देता है? मैं बताता हूँ। हमजा से पूछा है तो उसके वालिद ने कि तुझे क्या मसला था, तू अपनी मां को कत्ल करता? को कहना मैंने प्यार नहीं सी करती। और उसकी बातें इस तरह की हैं, कहता है घर में हम खाना खा रहे हैं, मैं शामी टिक्की पकड़ लेता ना तो मुझे घूर के देखती थी, मुझे घूरियाँ डाल के देखती थी। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे वो गुस्सा था।
ये वो मैंने उसे मार दिया, जबकि एक रिकॉर्डिंग उसकी हमारे पास आ जाती है जिसमें वो कह रहा है कि इसने मेरी माँ को करंट दे के मारा, मैंने भी इसे करंट लगा के मारना है। दौरान तफ्तीश वो ये कहता है कि ये रिकॉर्डिंग मुझसे उस्मान ने करवाई थी। ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये डीएसपी साहब को बताता है वो। ठीक है। सारा कुछ हक़ाइक़ सामने आता है। तीसरे दिन ही मैं आसम साहब हैं इस्लामपुरा में, मेरी वालदा को 3 दिन हो जाते हैं जब मुझे सब कुछ CCTV फुटेज घर के बाहर आ जाते हैं, जिसमें उस्मान ने बोला था कि मैं 5 मिनट पहले घर में आऊँ। CCTV फुटेज में वो 1.5 घंटे से मेरे घर के अंदर था। ठीक है, हमारे हमसाया में वो 4-5 घंटे की जो फुटेज होती है वो हमें दे देती हैं, दे देते हैं। ठीक है, वो हम USB में लेते हैं, तो उसमें वो साफ़ नज़र आ रहा है कि उस्मान 1.5 घंटे से घर के अंदर था, सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो मैं SHO साहब के पास जाता हूँ, आसम साहब हैं इस्लामपुरा में, कि सर ये मुझे 2 दिन बाद पता चल रहा है कि मेरी वालदा का कत्ल हुआ है, तो तदफीन हो गई है, तो मैं अब क्या करूं। एक मुलज़म घर पे बैठा सब कुछ मान रहा है, तो वो दूसरों का भी नाम ले रहा है, तो आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें। तो वो मुझे कहते हैं कि यार तदफीन हो चुकी है, जो उन्होंने जुर्म किया वो तो कब्र में है, इसका अब कानून ये कहता है कि पहले आप कब्र कुशाई करवाएंगे फिर होगा। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि दोबारा ये कब्र कुशाई में करवाऊँगा। उनके हुक्म से एप्लीकेशन पे मैं मजिस्ट्रेट साहब इजाज़त लेनी लेता हूँ, इमरान अशरफ साहब मॉडल टाउन। तो 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है मियानी साहब कब्रस्तान में। मेरी वालदा की कब्र कुशाई होती है, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, थाना लिटन रोड पुलिस आती है, समनाबाद टाउन वाले आते हैं, हम फैमिली वाले होते हैं सारे। 4-5 घंटे में वो वहाँ पे कब्र कुशाई करके सारा मेडिकल लेते हैं। और कब्र कुशाई से पहले मुझे यही बताया हुआ था कि यार कुछ डरा हुआ था, उन चीज़ों का पता नहीं है, तो कहते थे यार इस वक्त ना डेड बॉडी अंदर फट गई होगी, कीड़े चल रहे होंगे, हिस्सों में तकसीम हो गई होगी, डॉक्टर भी यही बोले। मैंने अपनी वालदा को दूर से देखा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। डॉक्टर ने बोला, गोरकन ने बोला कि यार ये मौजज़ा है। मेरी वालदा 26 दिन के बाद भी वैसे के वैसे थे। मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी वालदा की बॉडी गली सरी नहीं है, उनको कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ था, कोई सुंडी कीड़ा कुछ नहीं था। मेरी वालदा वैसे के वैसे आते हैं। मैं दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा का चेहरा भी देखता हूँ, अपनी वालदा के बाल भी देखता हूँ। खैर मैं उनके तरले लेता हूँ कि मुझे एक झलक अपनी वालदा की देखने दो दोबारा। काफ़ी उनके गिरगिराता हूँ, वो कहते हैं यार इजाज़त नहीं है। खैर पोस्टमार्टम वो सैंपल जो जिस्म के अज़ा उन्होंने लेने होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद मैं गोरकन से कहता हूँ कि यार मुझे दोबारा कब्र में उतारने की इजाज़त दे दो मेरी वालदा को। मैं और मेरा छोटा भाई उनकी मेहरबानी पे हम दोबारा मैं अपनी वालदा को कब्र में उतारता हूँ। कब्र तैयार हो के 3-4 दिन बाद हमारी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें वो सारा कुछ लिखा होता है कि यहाँ हमें सर पे एक चोट थी। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि सर पे 2 चोटें थी, बाजू पे यहाँ पे करंट लगाया था, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे है, ये बाजू पे निशान आता है, ये मुझे डॉक्टर बताती हैं। 4-5 दिन में रिपोर्ट आती है। मैं आसम साहब के पास जाता हूँ इस्लामपुरा थाना, तो FIR में प्रॉब्लम होती है होने में। मैं CC पे लाहौर हैं, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, मैं उनके पास पेश बिलाल सदीक कमियाना। हाँ जी कमियानी साहब। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे पेश होता हूँ, उनको मैं रिपोर्ट अपनी दिखाता हूँ मेडिकल साथ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग CCTV में सारा कुछ दिखाता हूँ। तो सर हमारी सुनाई नहीं हो रही, FIR नहीं हो रही हमारी। वो SP साहब को फ़ोन करते हैं लोहारी में जो बैठते हैं, वो आगे आसिम साहब को कह के तो 2-3 घंटे के अंदर मेरी FIR हो जाती है। FIR होती है तो रात को इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं हमारे अदील साहब, उनसे मैं रात जाता हूँ थाने, FIR दिखाता हूँ, तो वो मुझे 2 मुलज़म रात को मैं उनको दे देता हूँ। कौन कौन से? हमज़ा जो घर में पहले से मौजूद था, सुतेला भाई और जो बहनोई है उसको मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि मेरी फुफ्फो आई हुई है इंग्लैंड से, तो मैं उसे कहता हूँ फुफ्फो ने मिलना है मेरी बहन से, तो तू घर 2 मिनट के लिए से लेकर आ। वो लेकर आता है, आगे पुलिस बैठी होती है, वो घर के अंदर आता है तो 10 मिनट के बाद पुलिस साथ आ जाती है गली से बाहर, उसको कमरे के अंदर सिस्टर पास खड़ी होती है। इसे पहले दिन से कुछ नहीं बताया हुआ था कि उसकी कंडीशन इस तरह, उसे मैं क्या बताऊँ कि तेरे हस्बैंड ने हमारी अम्मी का कत्ल किया है, ये पास खड़ी होती है। तो पुलिस मेरे बहनोई से, हम सब कज़न अंदर होते हैं, मेरे बहनोई से अभी हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस पूछती है तेरा नाम उस्मान है? हाँ जी। तू बीबी कत्ल की थी? कहना हाँ जी। तेरा नाम उस्मान है? कहना हाँ जी। तू बीबी कत्ल की थी? कहना जी। मौके पे वो मान जाता। मैं कहा बच्चे अपने कानों से आँखों से देख ले, सुन ले, इसने हमारी अम्मी का कत्ल किया, बाकी मैं तुझे सबूत बाद में देता हूँ।
पुलिस ले जाती है, जाके हमजा की और उस्मान की तफ्तीश करती है। 1 घंटे के अंदर वो दोनों मान जाते हैं ठीक है। कि हमने कत्ल किया। चौथे 5वें दिन वो मेरी बीवी को भी उठा लेते हैं, जो नामजद है मुजरम बीच में, अनीला, ठीक है। अनीला नाम है। मामिया कानूनी से उसके घर जाके उसको भी वो उठा लेते हैं। अब उसकी भी 15 दिन तक डिलीवरी है। आज 4 दिन हो गए हैं उसे। तो थाने में मुझे ये भी कहा जाता है कि तेरी अगर इजाज़त हो तो हम इसे 20 दिन का रिलीव दे दें। इसके घर वाले कह रहे हैं कि इसकी कंडीशन ऐसी है, डिलीवरी से फ्री होके ये वापस हम इसको पकड़ लेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी हैं, मेरी वालदा को कोई बचाने नहीं आया। तो इसको आपने नहीं छोड़ना, आप इससे तफ्तीश करें, इससे सिर्फ इससे पूछें कि इसने मेरी वालदा का कत्ल क्यों किया। अगर तुझे उसके साथ कुछ मामला आते तो भाग जाती उसके साथ, कम से कम मेरी वालदा तो ज़िंदा रहते, हम वो फिर हमें अपने पैरों के नीचे ले लेती। मेरी माँ को इसने क्यों कत्ल करवाया? क्योंकि सारे फसाद की जड़ वो मेन है। अगर मेरी बीवी ना चाहती तो घर के अंदर मेरा बहनोई कभी नहीं आ सकता था। उसकी रजामंदी से वो आया, मेरी माँ को जानवरों की तरह मार मार कर उन्होंने कत्ल किया, करंट लगाया, मुंह पे मुक्के मारे, मुंह पे तकिया रख के बैठा रहा। ये दौरान तफ्तीश सब कुछ इन्होंने अपने मुंह से बताया। तफ्तीश में इस तरह होता था कि हम थाने जाते थे तो मुलजम पार्टी में मशकूक आदमी बैठे होते थे, वो मुझे गाली गलौज भी करते थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं मुलजम हूँ कि मैं मदई हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुनव्वर डोगर DSP साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मैं उनके पास जाता हूँ। वो यूसुफ DSP साहब हैं, न्यू नारकली में बैठते हैं, मुझे उनके पास भेज देते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा तेरी तफ्तीश का मेरे इल्म में पहले ही आ चुका हुआ है। मैंने भी उनको कुछ नहीं बताया कि तेरे साथ तफ्तीश अच्छी नहीं हो रही तेरे मुलजमों की। मैं कहा सर आपको मैंने तो बताया नहीं, कहता मुझे इल्म में है। तो तेरे मुलजम अभी थोड़ी देर तक यहीं तेरे पास आ रहे हैं, तो तू यहीं पे बैठा रहा। मैं और मैं मामू होते हैं, मेरी बीवी, उस्मान, हमजा, ये तफ्तीशी उनको लेकर आ जाता है। आपकी शादी हुई है और अपने घर में आप रहती थी या वालदा के पास रहती थी? मैं अपने घर में भी तो होती थी और ज़्यादा मैं अपनी अम्मी के पास रहती थी। ये चौथा साल जा रहा है मेरी शादी को। ठीक है। और मैं शादी के डे 1 से इसे जानती हूँ, हमारे रिश्तेदार में है, मेरे ससुराल वालों की तरफ से। मतलब जो आपकी बहन के हस्बैंड थे, जो जी। आपके माँ के कातिल भी हैं। जी। ठीक है। तो वो रिश्तेदार है ना। तो जिस दिन अम्मी के साथ ये हादसा हुआ है, मैं 1 दिन पहले अम्मी को मिल के जा रही हूँ। कहाँ लेके? मैं इधर सांदे रहती हूँ। अच्छा, अपने घर लेके जा? जी, अपने घर रहती थी। तो मैं अम्मी को मिलने के लिए आई थी 1 दिन पहले, तो मैं अम्मी को मिल के चली गई हूँ। कभी वालदा ने आपसे नहीं कहा कि नहीं, इसकी बीवी के साथ कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी ताल्लुक नहीं। है इसके मियाँ का? ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी नहीं बताया? नहीं, मैं दरअसल 1.5 साल से अपनी अम्मी की तरफ ही थी। मैं 1.5 साल से अपनी अम्मी की तरफ ही थी। उसी दौरान इनकी शादी को तो 8 माह हुए हैं ना, तो मैं 1.5 साल से अपनी अम्मी की तरफ थी। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब मैंने इनको मिलना है। मैं तो एट अ टाइम घर में होती थी, एनी टाइम। तो मैंने आज तक भी इनका कुछ नहीं देखा, ना सुना, ना कभी शक हुआ है, और ना ही मेरी अम्मी ने कभी मुझसे बात की है। जनवरी में मेरे हस्बैंड आए हैं और मुझे साथ ले गए हैं। बस वो जब 1 महीना मैं अपनी अम्मी से दूर हुई हूँ, तब ये आपस में इनकी बातें बढ़ी हैं, मुलाकातें बढ़ी हैं, इनके प्लान बने हैं, सब कुछ बना है। मेरे होते हुए इन 1.5 साल में मैंने इनका कुछ भी नहीं देखा। मैं 18 फरवरी को अपनी अम्मी से होके जा रही हूँ। 19 फरवरी को दोपहर को मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया है। तो सुबह भाभी को लेके हॉस्पिटल गई हैं, मुझे खुश होकर बता रही हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी आप क्यों गई हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप मुझे फ़ोन करती, मैं ले जाती। कहते मैं ठीक हूँ। मुझसे मेरे बच्चों का पूछा तो वो सो रहे थे। मैंने कहा भी उठते तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। उसके बाद मैं घर में मसरूफ़ हो गई हूँ। शाम को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद मुझे, 5:30 बजे मुझे मेरे बहनोई का फ़ोन आया है, भाभी किधर हो? मैंने कहा उस्मान मैं घर पे हूँ। भाभी अम्मी गिर गई है, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, फटाफट तैयार हो जा। मेरे पाँव के जैसे ज़मीन निकल गई। ज़हन में ये सोच रही हूँ कि अम्मी गिर गई हैं, अम्मी को चोट आई होगी, अम्मी को पकड़ूंगी, अम्मी ठीक हो जाएगी। और ये भी सोच रही हूँ कि मेरी अम्मी को ज़्यादा चोट आ गई होगी तो मैं अब अपनी अम्मी के पास रह लूँगी, अब नहीं मैं अपनी अम्मी को छोड़ के जाऊँगी। तो मुझे घर नहीं लेके गया। मैंने कहा घर नहीं लेके जा रहे। कहता हॉस्पिटल जाना है। मुझे इधर मुंशी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। मैं इसके पीछे ही बैठ के गई हूँ, मेरे बहनोई उस्मान के। ठीक है।
वहाँ गई हूँ तो मेरी अम्मी के मुंह पे चादर दे रहे थे। मेरे लिए तो ये मानना नाकाबिले यकीन था कि मेरी अम्मी नहीं रही। मैं अपने दिल में यही तसल्ली दे के आ रही थी कि मैं अपनी अम्मी को ठीक कर लूँगी, मैं अपनी अम्मी के पास रहूँगी। वहाँ से जैसे जैसे करके अम्मी को इधर एम्बुलेंस से घर में लेके आई। मैं एम्बुलेंस में बैठ के साथ आई हूँ। तो आते साथ ही एम्बुलेंस से उतरते साथ ही मेरे वो जो सौतेला भाई है, बस मुझे इतना याद है, उसने मुझे पकड़ के अपने साथ गले लगाया, रोने लग गया। मुझे होश नहीं थी। पूरी रात हम अपनी अम्मी के पास बैठे रहे हैं। हम अंदर कमरे में नहीं गए। हमारे लिए यकीन ही नहीं था कि हमारी अम्मी नहीं अब रही। अच्छी भली मेरी अम्मी थी। मेरी अम्मी को अचानक क्या हुआ है, इनके बकौल के वो वॉशरूम में गिरी हैं। हम इसी चीज़ पे रहे। लेकिन मेरे दिल में तब से यही बात थी कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, मेरी अम्मी बाहर आई हैं, मेरी अम्मी को किसी ने उठाया नहीं है। अपने जहन से सोची थी कि भाभी ने अम्मी को नहीं उठाया तो अम्मी की डेथ हो गई है। अपने दिल में ये बात रख के भाभी को नहीं बुला रही और बस अम्मी को पकड़ के बैठी हुई हूँ। अम्मी के पास पूरी रात बैठे रहे हैं। हमारे जिस कमरे में अम्मी के साथ हादसा हुआ है ना, उस कमरे में गांव से काफ़ी मेहमान आए हुए थे जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं, दूर दराज के थे। वो पूरी रात उस कमरे में सोए रहे हैं बच्चों के साथ। ये वो हम में से कोई उस कमरे में नहीं गया। अपनी अम्मी के पास ही बैठे रहे हैं, अपनी अम्मी के पास ही बैठे रहे हैं। कोई आ रहा है, पुकार रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। मोहल्ले वालों से जब मेरी बात हुई है ना अब जाके, तो वो मुझे बताते हैं कि जब आपकी अम्मी बाहर आपकी अम्मी को रखा हुआ था, बेटा हम आपको हिला रहे थे, होश करवा के कह रहे थे उठो देखो सबा, अंदर जाके अपनी अम्मी को देखो कहाँ आपकी अम्मी गिरी थी, कहाँ आपकी अम्मी गिरी थी। मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, मैं होश में नहीं थी। सुबह तब्दील करने के बाद जब हम लोग 2 दिन बाद अपनी कमरे में गए हैं कुल्लों की रात में, तब हमने देखा है कि ऊपर छतों पे हमारी अम्मी के खून के छींटे हैं, दीवारों पे खून के छींटे हैं, दरवाजे के पीछे, फर्नीचर के ऊपर, बेड, गद्दा, हर चीज़ बदली हुई थी। तो जो छतों पे खून के छींटे हैं हर जगह पे हैं। तो हमने कहा कि अम्मी तो गिरी बाहर हैं, तो ये कमरे का किस तरह हुलिया हो गया है। फिर सुबह का टाइम हम अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा छोटा भाई बाहर होता है। सुबह जब वो आया 10 बजे हमने अपनी अम्मी की तफ्तीन की है। इधर इस गैराज में मेरी अम्मी को गुस्ल दिया गया। तो सब कहते हैं कि तुम भी अपनी अम्मी को गुस्ल दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब कह रहे थे कि तुम्हारे से बात करने की बड़ी कोशिश की है, तुम्हें सच बताने की भी बड़ी कोशिश की है अहले मोहल्ला ने। उन्होंने मुझे बाद में बताया तुम अपने होश में नहीं थी, तुम किसी की बात नहीं सुन रही थी तो अजीब से जवाब दे रही थी। तो अम्मी को जब गुस्ल करने लगे हैं, मैं अंदर ही मौजूद थी। उन्होंने मेरी अम्मी की ना कमीज़ काटी है कैंची से। तो मेरी अम्मी के कमीज़ के अंदर से ना खून आलूद ना ऐनक मिली। कहते ये लो बेटा अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ लो। मैंने उनको आगे से ये कहा है, मैंने कहा मेरी अम्मी ऐनक तो लगाती नहीं है। फिर भी ज़हन ने ये काम नहीं किया कि अगर वो नहीं लगाती तो तुम्हें ऐनक पकड़ा रही है, कुछ तो होगा। बस अम्मी को दिखी जा रही और ऐनक अपने हाथ में पकड़ लिया। अम्मी को गुस्ल वगैरह दे के अम्मी की तब्दीन वगैरह कर दी है। उसके बाद जैसे जैसे ये बात खुली है, मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपकी अम्मी की चीखें हम लोगों ने सुनी हैं। ज़्यादा चीखें हमारे ऊपर माली मकान ने सुनी हैं, क्योंकि जिस कमरे में अम्मी का कत्ल हुआ है वहाँ एक वेंटिलेशन है जो 3rd पोर्शन तक जाती है। 2nd रूम वालों की भी है, पोर्शन वालों की भी, और माली मकान की वो वेंटिलेशन में लगती है। तो कह रहे कि आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ हमने बहुत ज़्यादा सुनी है। तो हम लोग नीचे उतरे हैं। तो जब हम लोग नीचे आए हैं बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे, तो हम सीढ़ियों के पास रुक गए हैं। वहाँ हमने सुराख में से देखा ये उन्होंने मुझे घर आके बताया जब अफसोस के लिए आए हैं कि हमने देखा है कि आपके बहनोई ऐनक वाले, आपकी भाभी और आपके सौतेले भाई आपके बहनोई अम्मी को किसी ईंट के साथ वाले कमरे में लेके जा रहे हैं। और आसाद भाई भी चला गया है, सौतेला हमजा, और भाभी ने बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ लिया है और वो कान लगा के काफ़ी देर सुनती रही है चीखें। हमने बस इतना सुना है बकौल इनके कि हम चीखों की आवाज़ सुन के आए थे और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने आवाज़ क्यों नहीं लगाई, आप शोर मचा देते, मेरी अम्मी बच जाती, वो छोड़ के मेरी अम्मी को भाग जाते, मेरी अम्मी ज़ख्मी होती, आज वो ज़िंदा होती। आप लोग का तो घर भी सेपरेट था, आप लोग का दरवाज़ा भी सेपरेट था,
अगर आप शोर भी मचाते आप लोग को तो उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुंचाना था, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। आगे से ये जवाब दिया मुझे, बेटा आपकी अम्मी तो अपने दामाद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे कर सकते हैं। भाई तुम लोग देख रहे हो कि एक लड़ाई हो रही है, इस तरह हाथापाई हो रही है, एक औरत को ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं, उसकी चीखों की आवाज़ सुन के नीचे आए हो बकौल आप लोग के, तो तुम लोग आगे खुद ही लगाओ, तुम नीचे मोहल्ले में आओ, 1 पे कॉल करो, कुछ करो। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अच्छा, ये आप अपनी दूसरी बहन से भी ज़रा बात करवाएं। आप बताएं जी कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ और आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपका शोहर आपकी माँ पे इतना इस हद तक चला जाएगा कि कत्ल कर देगा? नहीं, मैंने आज तक इतना नहीं कभी सोचा था और ना मुझे कभी घर में महसूस हुआ था। फरवरी में मेरी अम्मी मेरे घर लास्ट टाइम आई हैं, तब मेरे शोहर की और मेरी अम्मी की आपस में बहस हुई है। तब किस बात पे? मेरे साथ मेरे शोहर ने बदतमीज़ी की थी। अच्छा। तो उस दौरान मैंने उसको बोला कि आप अपने मेरे घर ना सामने मेरे ससुर रहते हैं और सामने ना 2 घर छोड़ के घर मेरा है, मैं सेपरेट रहती हूँ। अच्छा। मैंने उसको बोला है कि ना अपने पापा को बुलाओ, मैं उनको बताऊं कि इस तरह से मुझे तंग कर रहा है। तो मेरे पापा को नहीं बुलाया, अपने पापा को नहीं बुलाया, इधर मेरे घर कॉल कर दिया। अच्छा, फिर आपकी वालदा गई? जी, मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों गए। ठीक है। उन्होंने जाकर ना सारी बात सुनी, तो इसने ना उस दौरान बड़ी बदतमीज़ी बड़ी की उनके साथ। फर्स्ट टाइम जो आज तक इन 8 माह में कभी नहीं इस तरह हुआ, जो मैंने इसका रूप नहीं देखा। इसने उनके साथ बड़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे ना अपने साथ लेके जाएं, तो मुझे कहने लगी। उस दौरान उसकी फुफ्फड़ और उसकी बहन भी आ गई लड़के की। तो अम्मी कहने लगी, बेटा इस तरह की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, अगर वो गाली गलोच कर रहा है तो कोई बात नहीं, मर्द है, ये है वो है। गुस्से में मतलब ना मुझे ही समझा के गई कि बेटा आप कोई बात नहीं भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोटी छोटी सी बात है, आज तक कभी आपका इस तरह का मामला हुआ नहीं है, तो आप इसको ना दरगुजर करो। इस तरह करके वो चली जाती हैं। उसके बाद मुझे ना मेरी नंद रहती है इधर, उनके घर ले जाता है, मुझे मेरी नंद के घर ले जाते हैं, मुझे 3-4 दिन ना उनके घर ही रखता है। मैं उस दौरान कहती हूँ कि मुझे मेरी अम्मी के साथ बात करनी है या मैंने अपनी अम्मी से मिलना है, तो मेरी नंद भी मुझे यही कहती हैं कि नहीं तुमने क्या करना जाके, तुम्हारी ऐसी कंडीशन है, बाइक पे जाओगी, ये वो, तुम रह लो इधर। तो मैं कहती हूँ नहीं कि मैंने अपने घर जाना है, अब 3-4 दिन हो गया, मैं नहीं आपकी तरफ रह सकती। मैं अपने घर चली गई हूँ, अपने घर गई हूँ, तो अपनी अम्मी के साथ इतवार की रात मैंने कॉल पे बात की है इसी के फ़ोन से। तो मुझे कह रही थी कि बेटा मुझे मिलने के लिए आ, 3-4 बार मुझे यही बोलती हैं कि बेटा मुझे मिलने के लिए आ, मुझे मिलने के लिए आ। फ़ोन बंद हो गया उनके साथ बातचीत करके। फिर वाले दिन मैंने इसको कहा उठ कर सुबह कि मुझे ना अम्मी की तरफ से मिलवा लाओ, तो मुझे क्या, मैं बस बाहर काम जा रहा हूँ, आता हूँ तो ले जाता हूँ। लेकिन ये आया रात में 7:30 बजे करीब घर आया। इसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, कान के पास, इधर नाक पे, शोल्डर पे, कफ़ों पे, शर्ट के आगे। तो मैंने इसको चेक करने लग गई, मैंने कहा चोट लगी आपको कि इतना ज़्यादा ब्लड कहाँ से लगा है आपको, ये कहाँ से लगा है? तो मुझे कहता है मेरा एक दोस्त है, उसका ना एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको उठाकर तो हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो इसका ब्लड लगा हुआ है। अच्छा। मेरे पास ही, मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी वालदा की डेथ हो चुकी हुई है, घंटा 1.5 हो गया कुछ, और इधर मेरे घर वालों को कह के गया था उसकी कंडीशन वैसी है, आप लोगों ने नहीं उसको बताना, मैं खुद ही घर जाके उसको बता के अच्छे से उसको लेके आऊँगा। ये लोग चुप रहे, इन लोगों में से किसी ने मुझे नहीं बताया। इस तरह घर आया, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके तो मुझे कहता है आओ मेरे ना चाचू की तरफ जाना है, मुझे अपने साथ ले आया। रास्ते में मैं ना, मुझे कहता है कि ना जब चाचू की गली गुजर गई है, मैंने कहा मुझे चाचू की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे, चाचू का घर तो पीछे गुजर गया मेरे चाचू ससुर की तरफ। तो मुझे कह रहा है मेरी ना, वो जिस लड़के को मैं उठाकर हॉस्पिटल लेके गया था ना, उस दौरान मेरी ग्लासेस नीचे गिर गई, तो तुम्हारा भाई हमजा मुझे वहाँ पर मिल गया, उसको मैंने अपनी ग्लासेस दी हैं कि यार इसकी ना फ्रेम चेंज करवा दे। तो मैंने अपनी ग्लासेस पकड़ लिया, इसने मेरे भाई से बात भी किया हमजा से, हमजा कह रहा है जी जी आ जाएं पकड़ लें अपनी, इन दोनों की आपस में बात थी ना। इसने इस पिछले घर की पिछली गली में आकर, ये इस घर से पिछली गली में आकर मुझे इसने बताया
कि इस तरह ना तुम्हारा भाई, माँ मेरी का फिर भी नहीं बताया, कहता तुम्हारे भाई के साथ ना हादसा हो गया है। मैं बाइक से ना गिरने वाली हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से चलती अपने आप को संभालती आगे आई, तो आगे ना टेंट लगे हुए हैं बड़ी गली में, मैं चलती चलती आगे आई हूँ। जब आगे मैंने चादर हटा के देखा तो वो मेरी अम्मी थी। इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो और वहाँ पे ले आया तो आपकी वालदा की डेथ हो चुकी Death थी। ये मकतूला के लवाकिन थे, दोनों बेटियाँ थीं और बेटा था, और इस मुकदमे का मुद्दई भी है। और भी ख़ानदान के दीगर लोग इस वक्त मौजूद हैं घर में, उनका इस कत्ल के बारे में क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और अपनी नौयत का ये एक मुनफरिद कत्ल है कि कत्ल होने वाली ख़ातून जो है उसको कत्ल करने वाला एक उसका दामाद उसमें शामिल है, एक उसकी बहू शामिल है और एक उसका सौतेला बेटा शामिल है। और जब वो कत्ल होती है और उन्हें पता भी नहीं होता घर वालों को कि इसको कत्ल किया गया है, और कत्ल करने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी रिश्तेदार क्या कहते हैं ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। मकतूला अनीस के जो शोहर हैं वो अब हमारे साथ हैं, और हमज़ा जो अपनी सौतेली माँ को कत्ल करता है उसके सगे वालिद भी हैं। कैसे कत्ल की वारदात हुई, इनको कैसे पता चला, और इनका बेटा ही उस घिनौने काम में क्यों मुलविस हुआ, ये इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी, आपके ही सगे बेटे ने उसको बाकी लोगों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। मैं सर आता हूँ 19 तारीख को तकरीबन कुछ 5-6 के दरमियान में घर आकर दरवाज़ा लॉक करता हूँ तो आगे से मेरा वो दिमाग है वो आता है बाहर। उसने मुझे कहा कि आंटी वाशरूम में गिर गई है तो आप जल्दी से 1122 पे कॉल करें। ठीक है। मैंने उसी टाइम कॉल कर दी, और कॉल करने के बाद मैंने एड्रेस का समझ नहीं मुझे आ रहा, तो मैंने मोबाइल उसी को दे दिया कि उस्मान बच्चे ये रहा, उसको एड्रेस बताओ। तो वो मोबाइल पे एड्रेस उसने पूछ लिया। वो मुझे कहता है कि आपकी जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी 1122 वो बन पे आ रही है, आप जल्दी से लेके आओ। मैं वहाँ से लेने चला जाता हूँ, और लेके जब वापस आता हूँ गाड़ी जहाँ तक गली में गाड़ी आती है वहाँ तक लेके आऊँ, आगे वो व्हील चेयर हम लेके आ गए। उस पर हमने अंदर आके मैंने देखा तो वो खून में लथपथ पड़ी है। तो उस इतने में वो बंदा एम्बुलेंस वाला भी आ जाता है। वो मुझे कहता है कि आपका क्या रिश्ता है। मैंने कहा मेरी मिसेज है। उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा नहीं यार, इनकी डेथ नहीं हुई, आप इस तरह करें कि हमें हॉस्पिटल पहुँचाएँ जिस तरह भी होता है। क्योंकि पहले भी ये होता था कि वाशरूम में बाज़ दफ़ा वो उठती थी तो उनका सांस फूल जाता था, तो वो दबाने से या डॉक्टर के पास ले जाने से बेहतर हो जाती थी। तो हमें यही ख्याल था कि यही बात है। तो उसी दौरान हम मुंशी हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इनकी डेड हो गई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये तो हो गया, इस तरह से आपको पता चलता है। जी जी। आपके बेटे को क्या इतना गुस्सा होता है अपनी सौतेली माँ के ऊपर? कोई जुल्म करती थी वो, या आप? वो बेटा मेरा ना तकरीबन शुरू से उधर गांव में रहा है अपनी दादी के पास, चाचू के पास। ठीक है। तो मैंने 2-4 दफ़ा कोशिश भी की, हर माँ बाप की कोशिश होती है बच्चे मेरे पास आएँ, तो मैंने उसको लाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आया। ठीक है। तो मुझे तो ऐसी कोई बात उसमें नज़र नहीं आई कि कभी उसने इनको ये शो कराया और महसूस कराया कि ये सौतेली माँ है। अच्छा, आपकी बीवी का और मकतूला का ठीक रवैया था? ठीक रवैया था। और ना ही मेरे बच्चों ने आज तक मुझे शिकायत लगाई कि अम्मी ने ये कहा है, अम्मी ने वो कहा है। इस तरह का एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला। लेकिन इनकी बातों में मैं आ गया हूँ कि जब मैं आया हूँ हमको उस टाइम सब बात का पता चलता है, लेकिन ये 3 रिश्ते ही इस तरह के हैं, बहू है, दिमाग है, बेटा है, हम किस पे शक करें। इन्होंने कहानी इस तरह सुनाई कि हम इनकी बातों में बिल्कुल यकीन कर लिया और आपने तदफीन कर दी। अच्छा, अब ये बताएं कि वजह क्या कत्ल की पुलिस से आपको पता चली? पहले तो हमजा से मैंने पूछा है, तो हमजा पहले तो नहीं बता रहा था, लेकिन बाद में उसने फिर बता दिया कि इनका और उस्मान का आपस में कोई तल्लक है, रिलेशन है। तो मैं उसमें डाकिए का रोल करता था। अच्छा, वो हमजा का कह रहा है। तो मैंने कहा आपको क्या लालच था, फिर आपने ये क्यों किया? वो कहता है कि जो उस्मान भाई थे ना वो मुझे पैकेज भी लगवा के देते थे और वक्तन फ़क्तन पैसे भी देते थे। अच्छा। मैंने कहा ये तो आप मुझसे लेते थे,
ये पैसे तो आप मुझसे लेते थे, उसके साथ क्यों मिले आप? हाँ। बहरहाल जिस तरह भी उन्होंने अपने साथ इनको मुलव्वस कर लिया। मुलव्वस कर लिया, तो फिर ये काम जो है वो हो जाता। अब आप आप चाहेंगे कि आपका बेटा जो है उसको सज़ा मिले, कत्ल तो उसने किया है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए उसको। मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता ही एक इस तरह था, कोई जजमेंट ही नहीं कर सकता था कि ये सौतेले बच्चे हैं या सके। अच्छा, उसकी वजह क्या थी कि मरने वाली जो थी वो सौतेली माँ कभी बनी नहीं बनी थी? बनी नहीं। आपको कभी कोई आपके नहीं, आज तक बच्चों ने? एक दफ़ा मौका भी नहीं मिला, कोई मिसाल भी नहीं मिलती कि बच्चों ने शिकायत की हो। कितने साल हो गए थे शादी को? तकरीबन 9 से 10 साल। 9 से 10 सालों में कभी किसी ने शिकायत नहीं? किसी ने शिकायत, हम किराएदार हैं तो किसी मोहल्ले में भी जाते थे ना, जब तक वो अपने मुंह से नहीं बताते थे कि ये मेरे सक्के बेटे हैं, तब तक किसी को कोई इल्म ही नहीं होता था। बाद में पता चलता था मोहल्ले वालों को कि ये सौतेले बच्चे हैं। अच्छा, इस तो तरह जो वो- बच्चे वो है वो भी बड़े बहुत आपके फर्मा बरदार? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बच्चे उनके थे, दो बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, वो भी उन्होंने भी मुझे कभी महसूस नहीं कराया कि ये मेरे सौतेले बच्चे हैं, और ना ही मैंने करवाया और ना ही मेरी मिसेज ने करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर चल रहा था। ठीक तो है। 8 माह पहले मैं इस अपने बेटे को उधर से लेके आया हूँ, तो शादी भी अभी की है, बेटी की भी बेटे की भी। तो बस इन 8 महीनों में जो भी हुआ है इन्होंने किया। इन्होंने किया। ये माइक इनको दीजिएगा। आप मकतूला के नीस के भाई हैं, बड़े छोटे भाई। छोटे भाई हैं आप। क्या हुआ? 8 फरवरी को जिसने वोट डाले हैं ना, मेरी बहन मेरे घर में आई है वोट डालने के लिए। उसका कार्ड हमारे घर के एड्रेस पर बना हुआ है ना, शादरा का? शादरा का। उसने वोट डाला, डालने के बाद मेरे घर आ गई। मैं, मेरा बेटा, बहन, बड़ा बहन, भांजा, मेरे बहन आ गई है। वो मिल के, भांजा आपकी ड्यूटी पे चला गया है, और बहन मेरे पास बैठी रो रही है। मैं पूछता हूँ बाजी क्या बात है, बताती नहीं, इस तरह करे बताती, कहती ये हमारे घर में ख़राब हो रहा है। मैं बाजी क्या हुआ है, कहती है नीला और इस उस्मान के आपस में गलत रस्म रिश्ता हो गया। रिश्ता? ये आपको बताती है? मुझे बता, कहने मैंने 2 मरतबा पकड़ा भी है। तो मेरे घर आना, उसको समझाना। मुझे ना सुना, तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे इमोशन लगे हुए थे मुझे। मैं बाजी टाइम लगेगा तो मैं आऊँगा बाजी। तो ये 5-6 दिन गुजरे हैं, और जिस दिन उन्होंने कत्ल किया ना, उस दिन सुबह 7 बजे मैं सोया तो मुझे फ़ोन आता मेरी बहन का, अख्तर आज आपने लाजमी आना मेरे घर में। मैं कहा ठीक है बाजी, मैं आऊँगा आज। मैं पहले तशी की जान होती 12:30 बजे। उसे कुछ देर बाद मैं इंतजार करता हूँ भतीजे का, मेरी आँख का ऑपरेशन हो, इसके मुझे रास्ता क्लियर नहीं, ना कि सड़क पार नहीं होती। वो मुझे लेके इनके घर आते हैं। आगे जब मैं दुरा खड़काता हूँ, मुझे दुरा खुलते अंदर जाता हूँ ना, तीनों मुलजम और मेरी बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बात मुझे पहले इल्म था, मैंने सबसे पहले उस्मान से बोला, उस्मान आप अपने घर जाओ, तो उसमें बाद में बात करता हूँ मैं। और इन लोगों मैंने बेटा कहा, बेटा अगर आपके खामद को नुमान को पता चल जाए, वो तुम्हें तलाक दे देगा। हमारा फ़र्ज़ बनता बड़े होने के नाते कि हमको समझाएं। वो क्या आगे से मुझे क्या जाती है कि अगर फूफी अपनी ज़बान बंद रखेगी ना, मेरा घर ख़राब नहीं हो सकता। मैं जो उसे समझाया और मैं वापस अपने घर आ गया। ठीक है। मगरिब के बाद मुझे मेरे बहनोई का फ़ोन आता है, रो रहा है, एम्बुलेंस में बैठा, आवाज़ आ रही है कि अख्तर तुम्हारी बहन वर्ष आश्रम में गिर गई है, वो हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो 10 मिनट दोबारा फ़ोन आया था, उसकी डेथ हो गई। जब उसे मुझे बताता है मेरी अपनी कंडीशन ऐसी है, शुगर वाला, तो सर मुझे मेरी खराब होती है। मेरा भाई मुझे आधा घंटे बाद मुझे भी ठीक रहा कि मैं यहाँ लेके आते हैं, पहले मुझे अस्पताल जाते हैं, वो घर से घर ले गए हैं। हम घर आते हैं, फिर अंदर जाते ही नहीं, वाशरूम में जाते हैं, पहले वाशरूम में। उसके बाद मैं अंदर नहीं आया, सही रहा, सारा दिन अंदर नहीं मैं आया। और शाम के टाइम हम कब्रस्तान जाते हैं, मैं बेटा भांजा कब्र से, मेरा पीछे मेरा भतीजा आ जाता है, अनिला का भाई। वो कहता है हम दुआ मांग रहे, पीछे वो भी आता है, कहता अख्तर चाचू तुम्हें पता है वो फूफी क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है? कहता उसको कत्ल किया है। मैं चौंक वो कैसे? कहता है कि इसको ना हमजा ने कत्ल किया, और दूसरे पता किसने कत्ल किया है? कि जब वो हमजा का नाम लेता है, मेरा ये भांजा ये ज़मीन में गिर जाता है सुनने के बाद। तो उसको उठाते हैं, कहते हैं दोनों ने कत्ल किया। मैं तुम्हें कैसे पता है? कहते मेरी बहन ने बताया। हम घर आते हैं तो फिर हम यहाँ घर आते हैं ना, कहते हैं हम किसी घर चलते हैं या किसी बाहर चलते हैं, तुम्हें मैंने हकीकत बतानी है। हम ये हमारा रिश्तेदार है, इनका रिश्तेदार मिलने वाला है सोहेल भाई, उनके घर चले जाते हैं। घर जाते हैं उनको पहले वज़ू कराता है अनिला को, वज़ू करने कहते हैं कुरान शरीफ लाओ भी, कुरान शरीफ लाया जाता है। तो कहता है आप बताओ, फिर पेड़ बाद कसम कहती है उसको। ये हमजा और उस्मान घर आते हैं, तो आने के बाद मैं बोरसी खान में थी, मुझे छुट्टी से पकड़ के कहते चलो कमरे जाकर फिर ना डंडे मार में कतर करते हैं। तो कतर करने के बाद करंट लगाते हैं। तो मैं क्या अच्छा मैं तुम्हें कैसे छोड़ दिया?
तुम तो उसका सबूत थी, तुम्हें चपेड़ तुम्हें हाँ। थप्पड़ लगता, तुम वैसे लगी जिस हाल में तुम्हें थप्पड़ लगा, तुम वैसे अल्लाह के प्यारे जन्नत है। कहते हैं वो मैं डर गई थी, उसने मुझे डराया है। मैं कहा बेटा चलो मान ली आपकी बात सच है। जिस वक्त हम घर पहुंचे मेरे बाप के चाचे ताए सब आए मौजूद हो गए हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? वो आगे से मेरा भतीजा बोलता है बाबर उसका भाई, कहता है चाचू इसका चिड़िया जितना दिल है, छोटा सा दिल है चिड़िया जितना, ये डर गई थी। मैं तुम तो डरे नहीं था ना, तुम्हें तो तुम बता देते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब मैंने हमजा से पूछा तो उसने बताया या मैं कैद रखा हुआ था। अच्छा, ये जो सारी वाक़यात या सारी बात है ये तो मैं उन्होंने बताई, इसका मतलब है सिर्फ आपके साथ उन्होंने जिक्र किया था कि इनकी बहू और दामाद उनका आपस में नाजायज़ ताल्लुक बन चुका हुआ, और किसी को नहीं उन्होंने बताया? अपने बेटे को भी नहीं बताया, बेटियों को भी बताते थे। ये याद मेरी कब्र में न जाती। उन्हें किसी अपने मिलने वाले को फ़ोन करके बताया, आप भी पता चल रहा है उनका भी मिलने वाले को पीर साहब हैं, उनको भी बात की है, उनसे पसंद दिया है कि किसी को बताना नहीं है। मेरा भांजा गया उनके घर, उसको उससे उन्होंने जिक्र किया इस बात का, इनके अपने तल्लुकात थे, उनको जिक्र किया, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। उनको कसम दी थी कि किसी को बताना नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने हमजा से पूछा तो उसने बोला मरने के बाद इसने उसके मुँह पर जूती भी मारी है अनिला ने, कि आप तुमसे जाँच हुई, हम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसने मुझे बताया, थाने में इसने सारी तफसील बता दी है। सारी तफसील बता दिया है। ये मकतूला के भाई हैं और मकतूला के शोहर हैं। मकतूला ने कत्ल होने की वजह अपने कत्ल होने से पहले ही अपने भाई को बता दी थी कि मकतूला अनीस जो है उसके दामाद और उसके बहू के नाजायज़ ताल्लुकात थे, और ये बहू भी जानती थी कि सास को पता है और दामाद भी जानता था कि सास को पता है, लेकिन उसने सिर्फ अपने भाई के साथ जिक्र किया कि दोनों का, बेटी का घर भी और बेटे का घर भी ख़राब ना हो, शायद उसके समझाने से ये ठीक हो जाए। लेकिन उन दोनों ने ना सिर्फ खुद ये प्लान बनाया बल्कि सुतेले बेटे हमज़ा को भी साथ मिलाया और माँ को, सास को जो है वो कत्ल कर दिया। इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मुलजमान की गिरफ्तारी को अमल में लाया जा चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इस केस के बारे में क्या कहना है, कब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली जाएगी और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या कहना है, ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो अनीस बीबी है, मैं उसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उसका हस्बैंड जो है वो, जो फर्स्ट हस्बैंड था वो फोत हो चुका था। उसके सगे जो हैं 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उसने सेकंड मैरिज जो है वो शाहिद नामी शख्स से की, जिसके ऑलरेडी अपनी फ़र्स्ट वाइफ से 4 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा जो हमज़ा है, जो मुल्ज़म है FIR का, वो शामिल है। किराए के मकान में ये यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। अनीस बीबी जो हैं वो, उन्होंने अपने जो बेटा था जो इस मुकदमे में मुद्दई है नुमान, उसकी शादी और अपनी बेटी की शादी जो अपना उसका दामाद है उस्मान, उससे की इकट्ठी शादी हुई दोनों की। जो हमज़ा था वो सुतेला था, कामकाज कोई नहीं करता था। इससे पहले वो कहीं गाँव में जो है वो भैंसों वगैरह का काम करता था, उनको चारा वगैरह इस तरह का। लेकिन बाद में उसको लाहौर लाया गया, यहाँ पे वो रिहाइश पजीर हुआ। उसकी अपनी वालदा अनीस बीबी जो मकतूला है, उसके साथ उसकी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कामकाज कोई नहीं करता था, घर में जो है वो फारिग रहता था। और दूसरी जब शादी हुई, शादी को भी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 8-9 माह हुए शादी को, तो जो सास और बहू का एक रिलेशन होता है घर में, जो छोटी छोटी बातें हैं, लड़ाई झगड़ा, वो भी एक मामूली बात थी, मामूल की बात थी, वो भी चल रही थी। इससे पहले जो है वो 19/2/2024 को ये इंसिडेंट जो है वो घर में होता है। इंसिडेंट ये होता है कि हमज़ा जो है वो फ़ोन करता है, वॉइस नोट करता है उसको, उस्मान को, कि मामा जो हैं वो वाशरूम में गिर गई हैं, तुम जल्दी से आ जाओ, उनका खून जो है वो काफ़ी बह गया। उस्मान जो है वो 5:15 पे जो है वो घर आता है। घर आने के बाद जो हमज़ा का सगा भाई होता है छोटा, उसको कोई दुकान से चीज़ लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। वो चीज़ लेने के कुछ मिनट बाद वापस आता है तो उसको घर में एंटर नहीं होने देते। वो ज़ोर लगाता है दरवाज़े को, लेकिन ये उसको कहते हैं कि जाओ बाहर जाओ। वो गली में फिरता है, घूमता है,
इस दौरान जो है वो घर के अंदर जो है वो 3 लोग मौजूद होते हैं। अनीस बीबी जो मकतूल है वो, उसके अलावा 3 लोग और हैं जिनमें हमज़ा उसका सौतेला बेटा और दामाद उस्मान और बहू उसकी अनीला, ये तीनों घर में मौजूद होते हैं। और अंदर जो है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो अनीस बीबी को सर में जो है वो 2 डंडे लगने की वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि उसका PFS से रिपोर्ट आना बाकी है जिसमें ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत जो है वो किस वजह से हुई है। ठीक, उस्मान जो है वो इस दौरान जो है वो हमज़ा जो है कपड़े चेंज करके ना वीडियो में दोबारा घर से कोई चीज़ बाइक पे लेने जाता है और बड़ी तेज़ी से जाता है बाइक चला के, और पैंट शर्ट पहन लेता है। पहले उसने शलवार कमीज़ पहनी होती है। उस्मान जो है वो जब आता है तो हम देखते हैं कि वीडियो में उसने शलवार कमीज़ पहनी है और ऊपर एक शाल चादर जो है वो ली हुई। 5:55 पे वो जो है उस्मान बाहर आता है। बाहर आकर वॉइस मैसेज करता है नुमान को, अनीस बीबी जो मकतूल है उसके सगे बेटे को, कि वालदा जो है ना वो गिर गई हैं वाशरूम से, काफ़ी उनकी ब्लीडिंग हो गई है, तो हम उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। इसी दौरान जो है वो अनीस बीबी का जो सेकंड हस्बैंड है ना शाहिद, वो आता है। आने के बाद वो घर में जाता है और फ़ौरन बाहर आकर 1122 को कॉल करता है। 1122 आती है और उनको जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फौत हो चुकी है। उसके दौरान ये 3 दिन बाद दफनाने के बाद मामला जो रूटीन के हैं वो करने के बाद इनको पता चलता है कि हमारी वालदा जो है वो गिर के नहीं मरी बल्कि उनका कत्ल हुआ। ये ख़ुद ही ना अपने घर में ही पूछताछ जो करना शुरू कर देते हैं सबसे जो उस वक्त मौजूद थे। कौन कौन मौजूद था? हमज़ा मौजूद था, अनीला मौजूद थी और उस्मान मौजूद था। इन तीनों से जो है पूछताछ करते हैं, जिसमें हमज़ा जो है ना जो उसका सौतेला बेटा था वो बताता है कि जो मैंने और उस्मान ने मिलकर वालदा को कत्ल किया। ठीक है, और अनीला भी हमारे साथ मौके पर मौजूद थी। इसके बाद जो है वो इनकी कब्र कुशाई होती है। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके जो मिलती हैं चीज़ें वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दी जाती हैं। और इस्लामपुरे में 29/3 को 302 की FIR जो है वो दर्ज हो जाए। अभी जो हमारे पास दोनों जो हैं हमज़ा और उस्मान जो हैं वो रिमांड पे हैं। तफ्तीश जो है वो उनकी चल रही है, जारी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ तलब जिनका जवाब मिलना जो है अभी बकाया है। उस्मान और हमज़ा की दोस्ती थी और उस्मान जो है वो अक्सर वॉइस नोट करता था और हमज़ा जो है उस्मान को कि मैं वालदा जो है ना वो मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं, आप उनको समझाएं। ठीक है, अगर मुझसे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो आपने फिर गिला नहीं करना। दूसरी तरफ जो हमज़ा है वो अक्सर जो है हमज़ा और अनीला घर में, क्योंकि ज़्यादा टाइम वही इकट्ठे होते थे क्योंकि हमज़ा काम कोई नहीं करता था, सारा दिन घर में होता था, तो हमज़ा और अनीला की भी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्डिंग करता था, जिसमें वो कहता है रिकॉर्डिंग में कि मैंने जो है ना तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मेरी भी जान छूट जाएगी, हम इसको ख़त्म करवा देते हैं। मैंने कोई बंदा अरेंज किया है, उसको मैंने कहा है तो हम ये इसको ख़त्म कर देंगे, तुम भी सुकून में आ जाएगी और मैं भी सुकून में आ जाऊँगी। ये मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो इंजरीज़ बताई गई हैं वो इंजरीज़ एक साइड पे लगी हैं, जो डंडा था वो उनके सर पे जो है वो हिट किया गया है किसी चीज़ से। तो बाकी जो है वो जो PFS की रिपोर्ट आएंगी उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहते हैं कि हमने तकिया भी रखा था उनके मुंह पर। ठीक है, तो जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो डेथ हुई है इसकी वजह क्या बनी है, दम घुटने से हुई है या कि जो डंडे लगने की वजह से उसकी मौत हुई। जी, जो इब्तदाई बयान है, आपको पता है कि मुलज़म कभी भी अपने जुर्म का इकरार नहीं करता। ये जो हमज़ा है, हमज़ा का बयान है कि मैंने और उस्मान ने मिल के मारा। जो उस्मान का बयान है वो कहता है कि मैंने नहीं मारा, ये हमज़ा ने किया। और जो अनीला हमारे पास थी उसका भी बयान था कि ये हमज़ा और उस्मान ने मिल के मारा है, तो इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ें जो हैं वो सबूत मिटाने के लिए कहा, क्योंकि इन्होंने रेगमार भी लाए थे बाहर से। हमज़ा जब तेज़ी से गया, हमज़ा रेगमार लाया, उसके बाद जो फ़र्श है उसकी सफाई जो है वो कहती है अनीला मैंने ख़ुद की है, इनके कहने पर।
ये इनके जो बयान थे इनिशली। वो कहते थे कि हम तुम और तुम्हारे बच्चे को जो है मार देंगे अगर तुमने शोर डाला या किसी को बताया। हालांकि उस घर में छोटा सा घर है, तो अगर उस टाइम नहीं बताया तो मरने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले गए हैं तब भी किसी को बता सकती थी, लेकिन उसने फिर भी किसी को ये बात नहीं बताई। अभी तक जो इतनी तफ्तीश हुई है, इनके 8 दिन का इनका रिमांड हुआ है, उसमें जो है अभी तक ये तीनों ही हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पे तफ्तीश कर रहे हैं। अगर कोई और भी इसमें शामिल हुआ तो हम उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें अपनी नोयत की एक मुख्तलिफ जुर्म की दास्तान हमने आपको सुनाई। मकतूला किस तरह से अपने करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल होती है, फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए वही करीबी रिश्तेदार क्या करते हैं, तदफीन हो जाती है, फिर कब्र कुशाई की जाती है और फिर मुलज़मान को पकड़ा जाता है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।